हैं और मीडिया विश्लेषक हैं। वर्तमान में आप एनडीटीवी में कंसल्टिंग एडिटर और एंकर के रूप में कार्यरत हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो भी आप रही हैं। आपने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2000 में आज तक से की। वर्ष 2003 से आप एनडीटीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में आपने प्राइम टाइम बुलेटिन और लोकप्रिय कार्यक्रमों जैसे सलामी जिंदगी और हम लोग का सफल संचालन किया है। और वैसे भी ये सब बातें तो सत्र में होगी और नगमा जी के बारे में तो हम सब जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत नगमा जी आपका हमारे साथ इस सत्र में शामिल होने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रजेश कुमार सिंह जी को। पत्रकारिता में 3 दशक से भी अधिक का अनुभव आपका रहा है। प्रिंट, टीवी और डिजिटल इन सभी समूह माध्यमों से सक्रिय आप रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में स्नातक और दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा। अमर उजाला, जी न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज जैसे संस्थानों में काम करने के बाद आप साल 2019 में देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 में समूह संपादक कन्वर्सेंस के तौर पर कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये वो चेहरे हैं जिनको हमने बहुत शुरुआती दौर से देखा है। आप यकीन मानिए आपके पहले हम जो हमारी जनरेशन थी और हमारी जनरेशन के पहले जब हम पत्रकारिता में आए थे तब इन चेहरों को देख के सीखते थे और इन जैसा बनना चाहते थे। आज वो हमारे बीच है, हमारे सामने है। ये गर्व का विषय है हम सबके लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस सत्र की अध्यक्षता करने वाले श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी को। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। लगभग 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता, जिस विषय के साथ हम आए हैं भूमंडलीकरण के बाद का भारत और मीडिया। अमिताभ जी वो शख्स हैं जिन्होंने भूमंडलीकरण के पहले का भारत भी देखा है पत्रकारिता करते हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिताभ जी हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए। 8 से अधिक लोकसभा चुनाव कवर करने का लंबा अनुभव आपका रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आपने यात्राएं की हैं। 3 दशक से अधिक का संसद कवर करने का अनुभव आपका रहा है भारत में। और पीछे 30 वर्षों से लगातार आप सक्रिय पत्रकारिता 38 वर्षों से कर ही रहे हैं। साथ साथ IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता का भी पीजी डिप्लोमा सर्वोच्च स्थान से आपने प्राप्त किया है। न्यूज 18, TV9 भारतवर्ष, समाचार प्लस, R9 जैसे न्यूज चैनलों में प्रमुख संपादक, प्रबंध संपादक और सलाहकार संपादक की भूमिकाओं में आप रहे हैं। और आपकी बातें, आपके विषय सोशल मीडिया के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी समय समय पर पढ़ती, सुनती, देखती आई है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मुझे लगता है कि आप इस सत्र को शुरू किया जाए पैनल डिस्कशन के तौर पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत समसामयिक विषय है। लिहाजा मुझे भी अब दायित्व सर ये उत्साह है जिन चेहरों को हमने शुरुआत से देखा उसका। मैं सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वागत की एक परंपरा हमारे यहाँ है। मैं सबसे पहले स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ नगमा सहर जी के स्वागत के लिए सृष्टि कुमारी को कि वे आए और नगमा जी का स्वागत सृष्टि जी करें। जोरदार तालियां मुझे लगता है होना चाहिए। मैं दिलीप कुमार शर्मा जी के स्वागत के लिए स्मृति श्रीवास्तव को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि स्मृति आए और स्वागत करें। सर इस मंच पे आज सिर्फ छात्र हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई बुद्धिजीवी नहीं, सिर्फ छात्र हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते थे। ये विश्वविद्यालय ने वो अवसर दिया है। मैं प्राक्षी शर्मा को आमंत्रित करूंगा श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी के स्वागत के लिए। मैं समीर नाफिद जी से स्वागत बुलाना चाहूंगा अमिताभ अग्निहोत्री जी के स्वागत के लिए। मैं यहाँ रखूँ उसको? जी मैम, यहाँ रखूँ, मैं देख रही हूँ। तो भूमंडलीकरण के बाद का भारत और मीडिया, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भूमंडलीकरण के बारे में सुना है कभी? छात्रों से मैं खासतौर से पूछना चाह रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन,
सुना है? उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था, आप लोग जानते होंगे। ये बहुत अनौपचारिक चर्चा है, इसलिए मैं कुछ सवाल आपसे शुरुआत में रख रहा हूं। दरअसल एक दौर आया भारत में जब भूमंडलीकरण जिसको कहा गया 1991 और उसके बाद जब बाजार खुले, भारत ने एक नया बदलाव देखा। आर्थिक तौर पे बाजारवाद जब हावी हुआ, मीडिया खासतौर से जो पहले सिर्फ दूरदर्शन और आकाशवाणी का बोलबाला हुआ करता था, 24x7 न्यूज चैनल की शुरुआत हुई और कई सारे चैनल देश के मीडिया संस्थानों के, मतलब कई औद्योगिक घरानों से नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई जो बड़े इंडस्ट्री के लोग थे वो भारत में आए और एक नया दौर भारत में शुरू हुआ। उस दौर में तकनीक आई, मोबाइल आया, इंटरनेट आया और जो स्वरूप था मीडिया का वो बदला। लेकिन वो बदलता हुआ स्वरूप भारत के लिए कई अवसर भी लेकर आया तो कई चुनौतियां भी लेकर आया। दुनिया के लिए भूमंडलीकरण एक बाजार, प्रमुखता के तौर पर बाजार कह सकते हैं, पर भारत के मूल में भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन बाजार केवल नहीं था। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, लिहाजा हम उसको परिवार मानते हैं और पूरा परिवार यानी कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार के तौर एक साथ आगे बढ़े, ये भारत के मूल में था। तो उसके बाद खासकर मीडिया में क्या कुछ बदलाव आए, क्या कुछ चुनौतियां आई, आज इसी पर ही हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चूंकि इस सत्र की अध्यक्षता अमिताभ अग्निहोत्री जी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सर सबसे पहले शुरुआत एक ओपनिंग नोट अध्यक्षीय तौर पर आपकी बात से एक दिशा तय होगी इस चर्चा की, आपका मानना है? मैं अपनी बात एक विशेष आयाम तक सीमित रखूंगा। मुझे लगता है उस दृष्टि से नहीं देखा गया इस विषय को, बाकी और सब साथी बताएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जब देखता हूं कि हमने भारत के भूमंडलीकरण से पहले के पत्रकारिता को भी देखा और उसके बाद को भी देख रहे हैं। आज जो पत्रकारिता हमको दिख रही है वो उसका सबसे अच्छा जो वो है स्वरूप जो मुझे दिखता है वो ये है कि वो किसी भी किस्म के बंधन से मुक्त हो गई। पहले सूचना को बाधित करने का अधिकार हमेशा एक विशेष वर्ग के पास रहता था। जिसके पास शासन प्रशासन सत्ता है वो सूचना को प्रभावित कर देता था। सूचना के पास विस्तार के रास्ते बहुत कम थे। आज स्थिति ये है, मैंने किताबें तो बहुत नहीं पढ़ी, मैंने जीवन देखा है, मैं उन्हीं उदाहरणों से बात करूंगा। आज कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री चाह ले कि हम इस सूचना को दबा देंगे तो ये संभव नहीं। स्वदेश में नहीं छपेगा, नई दुनिया में छप जाएगा, नई दुनिया में भी नहीं छपेगा, भास्कर में मैंने सब में रोक दिया तो डिजिटल है, हर आदमी है। पूरे विश्व में खबर घूमेगी सेंधवा की 1 मिनट के भीतर। ये सबसे अद्भुत बात हुई। सेंधवा में छोटी सी घटना घट जाए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के एक ग्रामीण इलाके, छोटे से जिले के ग्रामीण इलाके में एक बच्चों के स्कूल में मिड डे मील में नमक के साथ रोटी खा रहा है बच्चा, उसका चित्र रियल टाइम में विश्व भर के सामने पहुंच गया, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मीडिया की। बाकी सब चीजें हमने वो दौर देखे हैं कि सत्ताएं कैसे चीजों को वो कर लेती थी, लेकिन भाई साहब चिंता न करो, खबर की जिम्मेदारी हमारी। क्या 5 संपादक होते थे, उनको फोन चला जाता था, बोले नहीं होना है, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो टीवी के नाम पर दूरदर्शन था, वो कृषि दर्शन तक कन्फाइन था। और आज की तारीख में जो असंगठित क्षेत्र मीडिया का आया है, ये मुझे बहुत सम्मोहित करता है। इसने मीडिया को जो धार दी है ना, आप कोई आपका समर्थक होगा, कोई आपका विरोधी भी होगा, आपकी कारगुजारी छुप नहीं सकती। ये इस वक्त का सबसे अच्छा दौर है। मीडिया सब तरफ से मुक्त हो गई भूमंडलीकरण के बाद का जो विषय मुझे लगता है। और दूसरी चीज जो भूमंडलीकरण के बाद मुझे बदलाव दिखा हुई है, उससे पहले की जो मीडिया थी, मुख्य रूप से उस मीडिया में डिजिटल का तो कोई कंसेप्ट था ही, प्रिंट था और इलेक्ट्रॉनिक भी सरकारी था, प्रिंट ही था। प्रिंट में
संसाधनों वाले अखबार थे, तो उनकी पहुंच सीमित थी। आज अखबार में खबर दो तो वो पैकेट से जाती थी, फिर छपती थी, फिर अखबार आता था, ये लंबी प्रक्रिया। अब ऐसा नहीं, भूमंडलीकरण ने उसको व्यवस्थागत रूप से भी विस्तारित किया मीडिया। और कहा जाता है कि भाई हम लोग माखनलाल जी के समय का या और लोगों के समय की चीज याद करते हैं, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं तो आपको बड़े रूप स्वरूप की जरूरत होती है। हमको काशी में भी कॉरिडोर की जरूरत हुई ना, काशी से प्राचीन तो कुछ नहीं हो सकता, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, हमको वहां भी कॉरिडोर की जरूरत हुई विरासत और विकास को एक साथ साधने के लिए। वैसे ही मीडिया में भी बड़े अखबार, बड़ी मैगजीन, बड़े चैनल्स, उनकी जरूरत आई और उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और यो इसका सर्वोत्तम भास्वरित स्वरूप है वो इस समय दिख रहा है जब हर व्यक्ति एक सीमा तक पत्रकार है, सूचना के प्रवाह में शामिल है। वो सबसे अद्भुत चीज है जिसने सारे बंधन काट दिए। कहीं कोई बंधन कोई लगा ही नहीं सकता, लगाने की कोशिश भी करे। पहले मुझे याद है 80 और 90 के भारत में मीडिया मैनेजमेंट करने वाले नेताओं के यहाँ लोग रहते थे, बोले भाई साहब उनको रख लो, वो ठीक है, उनका मीडियम ठीक है। ठीक क्या मतलब, वो मैनेज कर देंगे आपके लिए कौन सी खबर छपनी है और कौन सी नहीं छपनी, किसका नाम जाना है और किसका नहीं जाना है, किसका फोटो आना है और किसका नहीं आना है। ये सब किस्म की कैचियां अब खत्म हो गई। इतनी फोटो वायरल हो जाएंगी कि आप देख नहीं पाएंगे, इतनी खबरें आ जाएंगी समुद्र में कि आप उनको छान नहीं पाएंगे। और मजे की बात देखिए, एक राजनेता के विरुद्ध कुछ खबरें छपी, कुछ उनके ऑडियो आए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तिवारी जी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी व्यवस्था ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनकी मानहानि मत करो। अरे हालांकि विषय ये भी डिबेटेबल है कि मान था कि नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी मानहानि मत करो, ये बंद कर दो। क्या कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, बंद कौन करेगा? कोई एक एजेंसी नहीं। एक जगह से वीडियो डिलीट कराते थे, 1000 जगह पॉपअप हो जाता था, पागल हो गए। ये सबसे बड़ी चीज है जो मुझे लगता है आज के दौर में, जिसने करोड़ों हाथों में ये शस्त्र दे दिया, ये अस्त्र दे दिया। इसीलिए अब वैसा स्टारडम नहीं चलेगा किसी का, ना अखबार मालिक का, न संपादक का, न टीवी मालिक का, न टीवी के संपादक का। वो रंगबाजी के दौर गए, अच्छे दिन चले गए, अच्छे दिन चले गए, जान लीजिए। वो रंगबाजी नहीं, क्योंकि आप जो सूचना दे रहे हैं वो फिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में सूचना गांव तक है कि किस नेता ने क्या किया, किसके यहाँ घर में हेलीपैड बना है। ये सूचना बड़ा अखबार छापने से हिचकेगा, लेकिन डिजिटल मीडिया पर तो कह रही है कि हेलीपैड है भैया के घर में और 3 जहाज हैं। क्या? और पेशा क्या लिखा है लोकसभा में? समाज सेवा। समाज सेवा करते करते 3 जहाज ले लिए। हमने पूछा 3 की क्या जरूरत थी? बोले 2 लड़के थे, ये भी राजनीति कर रहे थे, अब हम कहीं चले जाए जहाज से तो आपस में लड़ते थे, तो हमने 3 ले लिए, छोड़ो। और पेशा क्या लिख के सबमिट करें लोकसभा सचिवालय में? समाज सेवा। पहले उनके खिलाफ की खबर जो छाप देता, मुझे याद है कि HT का एक हिंदुस्तान का संपादक पटना गए, हिंदुस्तान अखबार के, तो वो बेचारे उत्तराखंड से बाहर से थे, तो शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ छप गया। तो शाहबुद्दीन ने जो स्थानीय रिपोर्टर था जिसने खबर भेजी थी, उसका तो जो कुछ सम्मान समारोह करना था वो कर ही दिया तत्काल प्रभाव से। उन्होंने संपादक से कहा कि आप 24 घंटे के अंदर पटना छोड़ दीजिए और सामान ले जाने लगाने में दिक्कत हो तो लड़के भेज दें, वो पैक करा देंगे। ये जो स्थिति थी वो उस समय हो सकती थी, आज नहीं हो सकती। आज तो पूरी हिस्ट्री छप रही है कि मुख्तार की, शाहबुद्दीन की, सब। तो मुझे लगता है ये विषय
इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि हमने सही मायने में पत्रकारिता को लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों को उसका मालिक बना दिया। अब कोई अग्रवाल, कोई मित्तल, कोई जिंदल, कोई बिंदल पत्रकारिता का मालिक नहीं रहेगा। केवल नलकू भी, रज्जाक भी सब पत्रकारिता के मालिक हैं अपने अपने स्तर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल समाज में एक ये भी होता है कि नाम लेकर कहा जाता है कि फलाने उद्योग घराने का चैनल है या फलाने उद्योग घराने का इसमें इन्फ्लुएंस है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारत के एक बड़े न्यूज नेटवर्क में प्रबंध संपादक कन्वर्जेंस भी हैं। सर, ये जो आज के दौर में कहा जाता है कि जब भूमंडलीकरण हुआ उसके बाद आज बड़े बड़े प्लेयर्स भारत में आए, मतलब बाहर के दुनिया भर के प्लेयर्स भी भारत में आए, भारत के कुछ बड़े इंडस्ट्रीज फील्ड में आए, बाजारवाद हावी हो गया और जो पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी भूमंडलीकरण के पहले, वो मिशन खत्म हो गया। क्या ये बात सही है? आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल बार बार पीछा करता है। उससे थोड़ी देर पहले जो है मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था आपके मौके प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें भी किसी ने कहा कि जो मिशनरी भाव था वो खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि उसके पहले जिस विषय पे हम लोग हैं, भूमंडलीकरण के दौर में पत्रकारिता, बाजारवाद, औद्योगिक घरानों का प्रभुत्व, एक क्लैरिटी जो है, जो कि एक विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है और उसमें भी पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, जनसंचार का विश्वविद्यालय है, तो बिल्कुल ये क्लैरिटी खासतौर पे जो युवा पीढ़ी जो बड़े पैमाने पर है, जो कि आगे चलकर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, बढ़िया कम्युनिकेटर बनना चाहती है, बढ़िया पत्रकार बनना चाहती है, एडवर्टाइजिंग PR में बड़े मुकाम हासिल करना चाहती है, उसको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। हम लोग को तो है, चूंकि अब तो 30 साल हो गए, कि आज के दौर में जो पत्रकारिता है वह आप मिशनरी भाव से करना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल के तौर पे करना चाहिए। मैं अपने से पुरानी पीढ़ी के बारे में तो नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से जब मार्कंड शुरू हुआ होगा तो निश्चित तौर पर मिशनरी भाव एक बड़ा लक्ष्य था कि देश को जो पराधीनता की जो बेड़ी थी उससे बाहर निकालना, उन जंजीरों को तोड़ना, एक मिशनरी भाव था। 1947 में मिशनरी भाव चला। उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ वर्ष मिशनरी भाव रहे, क्योंकि उस समय भी जो खासतौर पे जो भाषाई पत्रकारिता थी उस पर वही लोग थे जिनके लिए था कि देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो अगर आप 50-60 तक देखें तो अंदाज जो है काफ़ी कुछ गाइडेंस ऐसा होता था कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस पर डिबेट आप ये कर सकते हैं कि भाई कितनी जो है मौलिक आज़ादी आपको रही उस दौर में, क्योंकि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन संविधान लागू होने के महज 2 वर्ष के अंदर आया, वह आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करने के लिए आया, पहला संविधान संशोधन। उसके बाद आप 70s ऑनवर्ड्स अगर आप बात करें, देश में बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए, जो सोशल नैरेटिव्स हैं वो भी बदले, समाजवाद एक समय बहुत उछाल पर आया। हम लोग की जो पीढ़ी थी वह उस दौर में इस इंडस्ट्री में आई। कई लोगों को इस पर बड़ी परेशानी हो जाती है जब मैं पत्रकारिता को इंडस्ट्री कहता हूँ। हमारी पीढ़ी उस इंडस्ट्री वाले दौर में आई और कम से कम मेरे मन में ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे लिए प्रोफेशन है, मेरे लिए मिशन नहीं है। और अगर आप ये कहें कि प्रोफेशन के नाते क्या मेरे जो बुनियादी जो कमिटमेंट्स हैं उनमें कहीं कोई कमी आ जाती है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई कमी, बल्कि मुझे लगता है कि प्रोफेशनल के नाते पहले जो है एक ऑप्शनल भाव जो था, जहां पर कि आप एक कैजुअल आर्टिस्ट की तरह जो चीजें करते थे, हम उसको एक प्रोफेशनल के तौर पर करते हैं। और इसलिए कहीं भी एक कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि जो मिशनरी भाव जब खत्म हो जाता है, जब आप प्रोफेशनल के तौर पर एक्ट करते हैं, तो आप बुनियादी सिद्धांत जो है पत्रकारिता के या जनसंचार के, उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, आपके सामाजिक दायित्व कम हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि हमारी जो पीढ़ी है, नगमा जी भी उसी पीढ़ी की है जो उस दौर में है जबकि स्कूटनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमारे पहले की पीढ़ी जो है, जो मैं कहता हूँ एक हिंदी का शब्द है, गुलछर्रे उड़ा कर गई, कोई पूछने वाला नहीं था। इस मध्य प्रदेश की तमाम कहानियां हम सुनते हैं। गुजरात जहां पर मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता की, वहां पर मैंने सुना है वो दौर कि जब पत्रकारों के राष्ट्रीय डेलीगेशन आते थे, क्या क्या कर्म करके जाते थे। और वो दौर तब था जबकि हम मोटे तौर पर मानते थे कि अभी भी पत्रकारिता जो है मिशनरी भाव में। आज की जो जनरेशन और या हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, मुझे लगता है वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ये काम कर रही है। इसलिए कहीं से भी ये मन में जो है
ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पत्रकारिता बहुत बिगड़ गई। अभी अग्निहोत्री जी ने बात की कि भाई कितना जो है यह कुछ लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर यह सर्वव्यापी हो गई। मुझे लगता है कि अगर इसको थ्योरेटाइजेशन कहें, जो कि थोड़ा बहुत मीडिया के मतलब इंडस्ट्री के अलावा एकेडमिक पहलू से भी मेरा संबंध रहा और आज भी कोशिश करता हूं, तो दयाल थुस्सू की बहुत पहले जो है, मुझे याद है 2000 के आसपास एक किताब आई थी, न्यूज एज इंफोटेनमेंट। तो मुझे लगता है कि जो स्वरूप जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से एक बार कोशिश भी की गई इसको स्टडी करने के लिए, क्या क्या जो ब्रॉडकास्ट है या जो ओवरऑल मीडिया जो है, वो जो ट्रिपल सी जो है क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा, वहीं तक सीमित तो नहीं रह गया। मुझे लगता है कि उसके आगे बहुत ज्यादा गाड़ी जा चुकी है। आज जिस दौर में हम आप ये बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कई सारे नए नए नोमेनक्लेचर आ चुके हैं, जिसमें कि हम हाइपर लोकल जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर कि कंटेंट जो है, जो एक समय माना जाता था कि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा बिकता है, चलता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में अंग्रेजी के चैनल चलाने घाटे का सौदा है। आज की तारीख में बिजनेस का चैनल चलाना घाटे का सौदा है। आज की तारीख में जो पत्रकारिता अगर कमर्शियली भी प्रॉफिटेबल है, वो वही पत्रकारिता है जो कि भारतीय भाषाओं में हो रही है और जिसकी अगुवाई हिंदी कर रही है। जो प्राइवेट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मैं कहता हूं, जो प्राइवेट अगर मैं कह रहा हूं बिकॉज इंडिपेंडेंट है, वह किसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है। अगर वो भी सबसे ज्यादा अपने लिए कहीं सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो वह भारतीय भाषाओं में कर रहे हैं। तो भूमंडलीकरण के दौर से, और चूंकि एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को मोर्चे पर खत्म करूंगा कि जब हम लोग की पीढ़ी आई इस प्रोफेशन में, जब हम लोग एजुकेशन हासिल कर रहे थे, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, पता नहीं कितने लोगों को, खासतौर पे पुराने लोगों को नाम याद होंगे, सुमन सहाय जीन कैंपेन चला दी। वह जो है आर्थर डंकल प्रपोजल्स थे, जो कि बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है सो फॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए। उन आर्थर डंकल प्रपोजल्स के खिलाफ नारे बुलंद हो रहे थे, स्वदेशी जागरण मंच के तहत बड़ा लंबा चौड़ा अभियान चला। वहां से आते आते आज जो सो भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी में एक मजबूत पावर हाउस बन चुका है, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि हम कब जो है टॉप 3 ही नहीं, हम टॉप 2 के अंदर जाएंगे। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उसे हासिल करते करते शायद हम वहां तक ही पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह बहुत सकारात्मक दौर है। ग्लोबलाइजेशन ने आपकी कमिटमेंट को कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, आपके सोशल इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, और ये जो इंस्टीट्यूशन जो है पत्रकारिता का, वह और ज्यादा मजबूत हुआ। वह जो है सो सर्वसमावेशी हुआ, उसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आप इस मास मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसमें कि एक इंडिविजुअल भी जो है अपनी कंटेंट को क्रिएट करके पूरे दुनिया तक पहुंचा सकता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा दौर है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सर, प्रॉफिट में चीजें चल रही, कुछ चैनल जो है प्रॉफिट में है, और या जो चीजें हैं प्रॉफिट में। जब प्रॉफिट की बात आती है तो अर्थव्यवस्था की बात आती है, और जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो प्रोडक्ट की बात आती है। नगमा जी हमारे साथ मौजूद है। नगमा जी, आज भी कहीं अगर शालीनता बची हुई है टीवी मीडिया में, तो नगमा जी को देख लीजिए, एक सुकून मिलता है, लगता है कि हाँ आज भी वो दौर है। नगमा जी, आपने तो भारत और भारत के बाहर भी कई यात्राएं की हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग की है। लोगों का ये मानना है, ऐसा लोग कहते हैं कि जनहित की खबरों की बजाय उपभोक्ता हित आ गए हैं। उपभोक्ता मतलब बाजार आ गया है। आप इससे बहुत शुक्रिया पहले, और आप सबको प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया। जो आप लोगों ने बात कही है और जो यहाँ का मुख्य विषय है, सबसे पहले तो शालीनता की बात, वो एक रेयर कमोडिटी हो गई है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मैं इसका भार उठा रही हूँ अभी भी। लेकिन जो दौर है वो चिल्लाने का है, वो एक दूसरे के ऊपर हावी होने का है। बहरहाल बात ग्लोबलाइजेशन की है, मार्केट पे भी आऊँगी। जो मुख्य टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन का, जैसे अभी ब्रिजेश जी ने कहा, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का शुरुआती दौर जब टीवी ग्लोबलाइज हो रहा था, और उसके बाद का दौर जब टीवी में वो पूरा डिजिटल मीडियम हावी हो गया है, वो दोनों दौर देखे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका जर्नी, मैंने शुरुआत ही तब की जब एक तरह से 24 आवर न्यूज़ चैनल लॉन्च हो रहे थे, और जो बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे थे, जैसे रूपर्ट मर्डॉक, वो जब यहाँ पर आए और स्टार न्यूज़ था तब, और उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, और तब 24 आवर न्यूज़ चैनल खुला NDTV। मैंने उस NDTV को शुरुआत से देखा और उस चैनल को हम लोगों ने लॉन्च किया। और जो उस वक्त मीडिया की ताकत थी,
वो मैं कह सकती हूँ कि वो मीडिया का सबसे ग्लैमरस दौर था। मीडिया की ताकत यहाँ तक कि जो कमर्शलाइजेशन की आपने भी बात की ना, तो वो एक इस तरह की ताकत पर एंटिटी बन गई थी कि तब एक B2B मॉडल हमने देखा। मैंने देश भर में घूम घूम कर रिपोर्टिंग की, इलेक्शंस कवर किए, और उस दौरान NDTV और स्टार न्यूज़ का वो जलवा था जब ताज जैसे होटल हमारे साथ B2B अलाइनमेंट करते थे और एयरलाइंस, और हम उस शान शौकत से जाते थे, ट्रैवल करते थे, रिपोर्टिंग भी करते थे। हालांकि गांव-गांव जाकर अपने किया, पर जो मीडिया की ताकत थी और जो उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट आ गया था। पर जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई और 90 के दशक की आपने बात की, तो जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है वो तभी शुरू हो गया जब ग्लासनॉट और ट्रोइका जो है उसके साथ साथ ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया था। और अमेरिका में एक बहुत बड़े थिंकर हुए थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने तब कहा था कि इस लिबरल डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन के साथ दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री इन द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट अब आप जब वापस देखते हैं तो मुझे ये भी लगता है कि ग्लोबलाइजेशन ही अब सेल्फ लिमिटिंग है। ग्लोबलाइजेशन हुआ, अपने चरम पे पहुंचा, और उसके बाद अब का वो दौर है जो अमेरिका जो लिबरल डेमोक्रेसी का चैंपियन रहा, वो खुद उस ग्लोबलाइजेशन और लिबरल डेमोक्रेसी से बाहर आ गया। और उसने, अब आप देखें तो मागा का दौर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था जिसकी कल्पना हुई थी और लिबरल डेमोक्रेसी को अमेरिका दुनिया भर में फैला रहा था और अपनी वैचारिक शक्ति से इस बात को फैला रहा था और बाजार हावी था। अब आप देखें तो बात अपने की होती है, स्वयं की होती है कि हम कैसे अपने देश को महान बनाएं। एक बार फिर से वो आइसोलेशनिज्म जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद में रहा, वो वापस आ रहा है। वो आइसोलेशनिज्म जो है वो दिखाई दे रहा है, जो बहुपक्षीय गुट है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। और भारत में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो एक बहुत ही अद्भुत दौर था। उस वक्त ये हो रहा था कि जो दुनिया भर का कंटेंट था वो भारत आ रहा था। तो आप MTV देखें, वो भारत, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, हिंदुस्तान की ऑडियंस, और गांव-गांव में MTV और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जैसे सीरियल हो रहे थे। हमने ये भी देखा कि जो रूरल इंडिया था, ग्रामीण भारत, वो 200 साल की जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसको वो देख रहा था, उसमें उसकी भागीदारी हो रही थी। लेकिन ताकत उस वक्त मीडिया की ये थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कंटेंट था उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अपना रहे थे, और सभी चीजें जो हैं वो भारतीय कंटेंट वो दुनिया भर में जा रही थी। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा ये हुआ कि मीडिया को एक नई ऊर्जा मिली, एक सहभागी बना मीडिया जो है तमाम चीजों में। जो भारत की कहानी है उसको कहने का मौका मिला। उसके पहले भारत की कहानी, जो हमारा इम्पैक्ट था, वो हम कहाँ कह पाते थे, वो दूरदर्शन पर उसकी पहुंच क्या थी। पर उससे बढ़ते बढ़ते जब आप डिजिटल दौर आ चुका है तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो लोकल कंटेंट है उनको ग्लोबल ऑडियंस देख रही है, और ये इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल मीडियम के जरिए काफी ज्यादा इसकी पहुंच जो है वो बढ़ी है। भारतीय कंटेंट, तो वोकल इन लोकल वाली जो बात होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अब नजर आ रही है कि आप दुनिया भर में अपनी बात कह सकते हैं। और आपने जो अभी कहा था वो बात सही है कि हमको किसी भी बड़े टीवी चैनल की अब जरूरत नहीं है। तो वो अब हम उस ग्लोबलाइजेशन से इस दौर में आ गए हैं जब माइक आप सबके हाथ में है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो बड़े संस्थानों के साथ अभी भी जुड़ी है वो विश्वसनीयता की, या हमारे जैसे ओल्ड फैशन पत्रकारों को अभी भी जहन में ये रहता है कि अगर हम कहीं कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति, हमारी सुनने वालों के प्रति, जो कि इन्फ्लुएंसर्स और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रही जो अब यूट्यूबर्स बन गए हैं, पर बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं, उनकी जवाबदेही नहीं है। वो कहीं भी, हमने यूट्यूबर्स को टीवी पे भी देखा है, वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि आप बंधे होते हैं, अभी भी बहुत सारी सीमाओं से बंधे होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज, मूल्यों से बंधे होते हैं, आपकी कहीं कोई जवाबदेही होती है, ये नहीं है। तो ये जो खतरा है वो इस डिजिटल माध्यम में बहुत ज्यादा अभी है। धीरे धीरे हो सकता है कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग हो, लेकिन एक बहुत आज़ादी, भारत की कहानी कहने की जो आज़ादी है वो इस ग्लोबलाइजेशन ने हमें दी। पर वो जो ग्लैमरस दौर था टीवी का ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसका मैंने डाउनफॉल भी देखा है। टीवी के पत्रकारों की अब वो ताकत नहीं रही, उनकी वो पूछ नहीं रही जो उस दौर में थी। अब बहुत सारे स्टार्स हैं, अब लोकल स्टार्स हैं
मैं कुछ समय पहले उत्तराखंड में थी, मैं नहीं जानती थी जो वहाँ पे यूट्यूबर थे, पर जब मुझे पता चला, मैंने उनको देखा कि मुख्यमंत्री उनको समय दे रहे हैं और उनके साथ भारी भीड़ जुटी हुई है, तो मुझे पता चला वो यहाँ पे लोकल यूट्यूबर हैं जो वहाँ की खबरें दिखाते हैं, वहाँ की जनता की बातें करते हैं। और चूंकि वहाँ पे उनकी रीच इतनी है तो मुख्यमंत्री को उनको वक्त देना ही देना था। तो ये है यूट्यूबर्स की ताकत। और उसके सामने आपके बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबारों के जो पत्रकार हैं वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आपकी वो पहुंच नहीं है। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस है, मुझे लगता है कि इस ग्लोबलाइजेशन ने उसको भी बहुत ताकत दी है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। लोग अपने कंटेंट को चुनते हैं कि वो क्या देखना और सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ, आगे आपका जो सवाल है वो उस पर फिर बात करें। मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, आपने जो चीज़ बोली कि ओल्ड फैशन पत्रकार हम जैसे लोग, देखिए आप वो चेहरा है हमारे भारतीय मीडिया का जो सदा रहेगा। आज भी हमारे देश की चाहे सदीरी की साड़ियाँ हों, चाहे महेश्वर की साड़ियाँ हों, वो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में लोग उसको पहन कर रैंप वॉक कर रहे हैं। तो आप इस पर ऐसा ना बोले, बड़ा मुझे हर्ट हुआ व्यक्तिगत तौर पर। मैं आऊँगा दिलीप जी, एक सवाल सर यहाँ ये भी बनता है कि जब ग्लोबलाइजेशन, भारत में कई भाषाएं हैं, आप तो असम में भी काम कर रहे हैं, और उन भाषाओं की पहुंच बढ़ी, प्रवाह हुआ, भारत के बाहर हुआ, दुनिया भर में हुआ। लेकिन जो भाषाई पत्रकारिता है, वो भाषाई पत्रकारिता ग्लोबलाइजेशन के बाद कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? ये भी मैं चाहूंगा कि आपके वक्तव्य में निकल कर आए, और बाकी जो विषय है वो। पहले तो सबको नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि शायद मैं भारत के ऐसे इस हिस्से में रहता हूँ जिसकी बात बहुत कम होती है, और टॉपिक भी मुझे ये दिया गया है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में कितना मतलब उसका फ़ायदा मिला, वहाँ कितनी पत्रकारिता बढ़ी। तो मूल रूप से मैं रिपोर्टर रहा हूँ, और मैंने 20-22 साल जो भी काम किया है, मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है। जिस समय ये आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ, जिस समय मुख्य धारा के राज्यों में नए नए चैनल, टीवी चैनल्स, मीडिया बढ़ रहा था, उस समय आप लोगों को याद होगा, जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय असम में ऑपरेशन बजरंग चल रहा था, और घर घर जाके युवाओं को मारा जा रहा था, उनको निकाला जा रहा था। और आज भी मैं कहूँगा कि पूर्वोत्तर राज्यों पर, खास करके जो 7 सिस्टर की बात करते हैं, उन राज्यों पर ग्लोबलाइजेशन का जिस तरह से मेन स्ट्रीम स्टेट्स को जितना फ़ायदा मिला, मुझे नहीं लगता कि वो रोशनी वहाँ तक उतनी पहुँच पाई। क्योंकि देखिए, अभी भी हालिया जो आप घटनाक्रम देख रहे होंगे कि मणिपुर में क्या हालात बने हुए हैं, और एक तरह से पूरी दुनिया जो है वो पॉलिटिकली पोलराइज्ड हो रही है, एक बड़ा तबका पोलराइज हो रही है। इसमें रिपोर्टिंग के सामने बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। हम जिससे भी बात करते हैं वो चाहता है कि उसकी बात प्रमुखता से आगे आए, और मेन स्ट्रीम मीडिया से हमेशा पूर्वोत्तर के लोगों को शिकायत रहती है कि हमारी बात नहीं आ रही है, हमें कम कवरेज किया जा रहा है। और फिर ये मेन स्ट्रीम में ये भी काउंट होता है कि यार मणिपुर की स्टोरी कोई पढ़ता नहीं है, वो चलती नहीं है, या उसके नंबर कम आ रहे हैं। तो विशेष करके पूर्वोत्तर राज्यों का जो स्टेटस है, अभी आप ये देखिए कि 4.5 करोड़ के आसपास 7 राज्यों की आबादी होगी, उसमें 100 से ज़्यादा हथियारबंद ग्रुप है। आप देखिए मणिपुर जैसे एक छोटे से राज्य में, जिसकी अभी नया सेंसस तो नहीं आया है, लेकिन जो संभावित जो डाटा सामने है, उसमें आप देखिए कि 35 लाख की करीब आबादी है, 50 से ज़्यादा वहाँ मिलिटेंट ग्रुप है। 18 मिलिटेंट ग्रुप जो कुकी कम्युनिटी, जो आपने सुना होगा, कुकी जनजाति और मैती का जो झगड़ा चल रहा है, 18 ग्रुप भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मैती के खुद के ग्रुप्स हैं, इसके बाद और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही हॉस्टाइल एरिया पूर्वोत्तर रहा है, और इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ जो लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पहुँचना चाह रहे थे, जो लोग वहाँ की कानून व्यवस्था को देख रहे थे, वो उतना ज़्यादा वहाँ जा नहीं पाए, उतनी ज़्यादा वो उस पर नज़र नहीं डाल पाए जितना मेन स्ट्रीम को मिला। लेकिन डिजिटल जो ये दुनिया शुरू हुई, जिसमें आप जैसे नगमा जी कह रही थी यूट्यूबर्स की बात, या फिर तो बहुत लोगों ने फिर अपनी अपनी वेबसाइट शुरू की, वो चाह रहे थे। और आजकल क्या है कि जब कोई भी छोटी सी वेबसाइट में किसी भी भाषा में, क्योंकि कई तरह के ट्रांसलेशन के किट
जो है टूल्स जो है वो हमको मिल जाते हैं। तो कोई भी स्टोरी जब वहाँ छपती है और जब राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े मीडिया घराने हैं वो देखते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट है, गुजरात में बैठा हुआ, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ आदमी ये बात जानना चाहता है तो पिक होती है। तो ये फ़ायदा तो हुआ है कि भाई जो मीडिया जो इस तरह से जो विस्तार हुआ है, लेकिन जिस तरह से मुख्य धारा के राज्यों में मुख्य धारा के जो स्टेट्स हैं वहाँ जिस तरह से मीडिया ऊपर भी गया और नीचे भी है, टीवी मीडिया जैसे मैम बता रही थी, उस तरह से वहाँ नहीं हुआ। आप ये देखिए कि 91 के बाद आर्थिक सुधार होना शुरू हुए, दुनिया की नज़र पड़ी, लोग आना शुरू हुए और असम में पहला सैटेलाइट चैनल 2003 में खुला। आप देखिए कितना ड्यूरेशन गैप है, 2003 में एक चैनल खुला सैटेलाइट। अभी मुश्किल से वहाँ असम जो है जिसकी जनसंख्या बाकी राज्यों से ज़्यादा, बाकी तो 30-35 लाख है, मिजोरम जैसा एक स्टेट है जो 16-17 लाख की आबादी वाला राज्य है। तो आप देखिए कि असम में अब तक 7-8 चैनल्स हैं और मैंने जैसे कहा कि एक बड़ी आबादी पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, उसमें चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैम बता रही थी विश्वसनीयता की बात बता रही थी, आपको वो चीज़ करना, वो उस खबर को वहाँ तक बिल्कुल तथ्यों के साथ पहुँचाना। अभी एक छोटा सा अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ कि पिछली सरकार में काफ़ी इविक्शन वगैरह चले थे और बहुत सारे लोगों का मकान तोड़ा गया, वो सरकारी ज़मीन पे भी थे, ये भी उसका एक पहलू है। लेकिन उन लोगों को जो बाद में उनकी जो स्थिति थी उस पर मैं एक रिपोर्ट करने गया हुआ था। वो नदी किनारे सब लोग बसे हुए थे, उसमें बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सब लोग थे। तो पता नहीं कैसे पता चला, तो पुलिस प्रशासन के लोग मुझे पूरी रिपोर्ट में कर रहे थे। जिस भी मैं केस स्टडी में जाता हूँ वहीं मुझे वो कैमरा कर रहे थे। वो तो मेरा जो इलाका में, इसलिए मेरे इलाके के बारे में मुझे नहीं पता कि सीनियर लोग विजय मनोहर जी के साथ मैंने काम किया है, सर बैठे हुए हैं, सर के साथ भी मैंने काम किया है। तो जो मेरी जो बात है मेनली स्टूडेंट्स लोगों के लिए है कि भाई आपको अगर असली पत्रकारिता करनी है, स्कोप बहुत है। ब्रजेश जी ने कहा, दंगमा मैम ने कहा कि भाई आप अपनी बात, अपनी कहानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी पत्रकारिता करने के लिए या उस तरह के चीज़ों को जानने के लिए एक बार उत्तर पूर्व में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे हिसाब से वहाँ जाना चाहिए आपको। 200 से ज़्यादा जनजातियाँ हैं, सबके झगड़े हैं, सब इतने कॉम्प्लिकेटेड। आप सोचिए कि 34-35 लाख आबादी वाले मणिपुर की दिक्कतों को अभी तक मतलब ठीक नहीं किया गया, अभी भी चल रहे हैं। अभी लास्ट लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ कि अभी नागा और कुकी में नया झगड़ा शुरू हो गया। नागा के अपने हैं। तो जी 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 मैं विद्यार्थियों की तरफ से जानना चाहूंगा कि कल से हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, सुबह से बैठे हुए। जी ये पैनल मेरे ख्याल से ऐसा है जिसके फेस एक बड़ा पॉपुलर फेस है। आप अमिताभ अग्निहोत्री एक बड़ा उनकी फॉलोइंग है। नगमा जी को तो दशकों से हम जानते देखते आए हैं। आप बहुत डिफिकल्ट इसमें काम कर रहे हैं। ब्रिजेश को हमने गुजरात में स्टार न्यूज़ में काम करते हुए बहुत अरसे तक देखा। ये जो भूमंडलीकरण की पूरी बात है और इसके कारण से मीडिया का जो तेजी से स्वरूप बदला, जिसमें अमिताभ जी ने कहा कि अब कोई किसी बड़े मीडिया घराने पर आश्रित नहीं है। अब हर आदमी जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसने एक बड़ी रीच बना दी है, उसको अपना काम कर सकता है। ये जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरी टेक्नोलॉजी ने पूरे भूमंडलीकरण के दौर में जिस तरह से पूरे मीडिया के दृश्य को बदला है, इनके लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या निराशाएं हैं और क्या आशाएं? थोड़ा 2-2 मिनट में आप ये बता देंगे तो कुछ मंत्र ग्रहण करेंगे। जी जी नहीं, मैं निराशा की बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम हमेशा उम्मीदों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्कोप बहुत आया है, स्कोप आया है अपने आप अपनी कहानियाँ कहने की और तथ्यों के साथ पूरा। ये किसी की मैंने जो पत्रकारिता अपने लोगों से सीखी है, सीनियर लोगों से, किसी की परवाह किए बिना आपको तथ्यों तक पहुंचना है। आपको किसी एक पक्ष के उसमें क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सैटेलाइट चैनल है वो भी पॉलिटिकल पार्टी के उन लोगों के ही हैं, तो सेंसर भी है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप अपनी बात, अपनी अच्छी कहानी किसी भी माध्यम से आप अपने पेज पर, किसी साइट पर आप उसके जरिए आप
हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो कहीं बैठा है, लेकिन बस वो ये हो कि वो किसी की भी छेड़छाड़ के बिना और तथ्यों के साथ पूरी पक्की कहानी हो। अमिताभ जी, जो सवाल सर का था, मैं चाहूंगा कि वो राउंड हमें शुरू करना चाहिए। जो बात विजय जी ने कही, मुझे लगता है आज जो जैसी सभा है उसके लिए वही विषय महत्वपूर्ण है। बाकी कठिन कठिन चीजें तो फिर सेमिनार का विषय हो जाती हैं। जब हम लोग पत्रकारिता में आए, 80 की शुरुआत का मध्य का दौर, उस वक्त क्या था, 5 अखबार, 2 चैनल, उसमें भी जरूरी नहीं कि एनडीटीवी पर खबर आए तो सब देख लें। जिस प्लेटफॉर्म पर एनडीटीवी आता वो आपने लिया है और एंटीना सही है, आंधी नहीं चली उस दिन, तो दिखेगा नहीं, तो एनडीटीवी और जीटीवी सब बराबर। ठीक, अखबारों की भी यही गति थी। अब क्या हुआ ये समझिए, हम उन्हीं 5 में नौकरी ढूंढेंगे, उन्हीं 2 में चैनल्स में नौकरी ढूंढेंगे। जलवा बहुत था, वैसा जलवा था जैसे एक दौर में कांग्रेस का राजनीति में जलवा था, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। क्या जिस प्रदेश में आप बात कर रहे हो वहां अर्जुन सिंह ही अर्जुन सिंह थे, विजय जी जानते हैं क्या? वो साहब बोले जाते थे, पत्रकार भी उनको साहब बोलते थे। गलत तो नहीं कह रहा, बड़े पत्रकार भी उनको साहब बोलते थे। तो वो दौर बदल गया। अब जैसे छोटी छोटी छत्रप हो गए, वैसे पत्रकारिता में भी अब कांग्रेस जैसी कोई स्थिति किसी की नहीं, न टाइम्स ऑफ इंडिया, न आज तक, न कल तक, न टीवी9, न न्यूज 18, नथिंग। जितना जलवा ईटीवी भोग कर चली गई, उतना न्यूज 18 नहीं भोग सकता कभी। क्या गमे जब भारत में चुनाव कवर करने निकलता था तो 2 ही चैनल को लोग जानते थे नाम से, उनके लिए चैनल का मतलब ईटीवी और आज तक। ठीक, ब्रांड वहीं तक पहुंचा था। अब स्थिति क्या है, अगर आपके पास खबर है, आप सेंधवा में बैठे हो कोई फर्क नहीं, सीधी में बैठे हो कोई फर्क नहीं, कमरे के अंदर हो कमरे के बाहर हो, गरीब हो अमीर हो, लिखिए, 5 मिनट में उसका विस्फोट देखिए। टीवी9 भी उस पर होगा, न्यूज 18 भी उस पर होगा, आज तक भी उस पर होगा, कल तक भी उस पर होगा, एचटी भी उसको छापेगा और सब छापेंगे। ये ताकत आपको मिल गई, इसलिए चुनौती नहीं, अब आपके पास विस्तार हो गया। मैं कहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे शब्दों को आप हटा दीजिए, कोई मेन स्ट्रीम नहीं, सब मेन स्ट्रीम है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है ना कि ये भैया ये कौन है, बोले भैया पुराने संजय जी भी आ गए, उनका भी स्वागत। बोले संजय द्विवेदी कौन है, बोले पुराने जमींदार है। अब कोई पुराना जमींदार नहीं भाई, साबित कोई नहीं। गांव का बच्चा एक खबर हो जाता 30 सेकंड में, वो भारत का नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति हो जाता है, तमाम प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के ऊपर ओनली इन 30 सेकेंड। ये ताकत इसको समझिए इसका। और अखबार और टीवी में क्या था, ब्रिजेश जी ने कुछ चर्चा की थी, व्यवसाय की भी, कॉमर्शियल एस्पेक्ट की भी। क्या था, हम लोग देखते थे तो लोग कहते थे कि भाई साहब देखिए उतनी क्रांति करना, पर ऐसा है आपको डीपीआर में आना है विज्ञापन के लिए। क्या, अब वो विषय भी खत्म हुआ, घर रखो डीपीआर। क्या, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का जो सबसे बड़ा हथियार होता था वो भी यही होता था ना, चोरी। हमारे पास कहानी हो, खबर होगी तो हम खड़े हो जाएंगे। तीसरी बात कहता हूं कि जैसे टीवी पर आते हैं लोग बहस में, हम हमारे लोगों के साथ तो कहते हैं कि भाई साहब देखिए वो 100 गाली नरेंद्र मोदी को देंगे, फिर कहेंगे देखिए मोदी बोलने नहीं देते। तो हमने कहा 100 को गाली देनी है, वो क्या बोलना चाहते हो, सबसे पूछोगे यार क्या बोलोगे, और इससे ज्यादा लोकतंत्र का होगा। वैसे ही मैं खबर के मामले में कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं देखिए मीडिया प्रबंधन अभी भी है, वो दूसरे किस्म के निराशावादी लोग हैं। आज क्या होता है, ऐसे हमको प्रवोक करने वाले लोग आते हैं, भाई साहब क्या आप ये खबर छाप सकते हो, पूरा सिजरा बताएगा किसी बड़े आदमी के खिलाफ 1000 शब्दों में, क्या आप में ताकत है कि इसको दिखा दूं? तो मैं कहता हूं आप दिखाने को बचा क्या सबको दिखा दिया, सार्वजनिक हो गई चीज, तो फिर उसको कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं नई पीढ़ी के लिए आकाश जितनी संभावनाएं हैं। पहले इस प्रदेश में अगर पत्रकार बनना है तो नई दुनिया के ऑफिस का पता खोजिए। विजय जी गलत तो नहीं कह रहा। जब हम पत्रकारिता में आए थे और जब वो दौर था जब राहुल बारपुते जी थे और रज्जू बाबू थे, प्रभाष जी थे, तो कहा जाता था कि इंदौर में अगर
बारिश हो जाए और नई दुनिया में अगले दिन न छपे तो नहीं मानी जाएगी कि बारिश हुई, ये स्थिति थी। ये सच्ची बात बता रहा हूं हितेश शंकर जी, समझ रहे हैं? हाँ। अब ऐसी जमींदारी किसी की नहीं हो सकती। जमींदारियां प्रभुसत्ता को जन्म देती है, एक अपने किस्म की मोनोपोली को जन्म देती है। वो खंडित हो गई, विखंडित हो गई, गंगा में प्रवाहित हो गई। अब सबके पास खबर है और सब खबर दे सकते हो। आप पोस्टर बना देंगे 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति का। ये ताकत को समझिए। ये भारत के, मैं ग्लोबल और अंतरराष्ट्रीय और भूमंडलीकरण और कठिन कठिन शब्दों में नहीं जाता, उन शब्दों से मैं हमेशा बचता हूं। मैं सरल भाषा में कहता हूं, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ईमानदारी के साथ इसका उपयोग करें। आप जितनी जल्दी सफल हो सकते हैं उतनी ही जल्दी असफल भी हो जाएंगे। अगर आपने उसमें गलतियां की, आपने उसमें मिलावट करने की कोशिश की, आपके कंधे पर किसी ने बंदूक रखकर चलाई, तो आप बहुत जल्दी खारिज भी हो जाएंगे। 30 सेकंड में खारिज और 30 सेकंड में आकाश, दोनों आज के दौर में संभव है। जो बात अभी नगमा ने कही कि मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी और प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी भी हर उस व्यक्ति से रिश्ता रखना चाहते हैं जो इन्फ्लुएंसर है, यानी जिसके पास जनता को प्रभावित करने की शक्ति। इन्फ्लुएंसर शब्द से थोड़ा गड़बड़ अर्थ निकलता है, उसका सांस्कृतिक अर्थ ही समझ लीजिए। जो भी जनता को प्रभावित कर सकता है वो राजनेता के लिए दामाद जैसा है, मानना ही होगा। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, रात में मिलो तो, दिन में मिलो तो। तिवारी जी और हितेश शंकर वाजपेयी बैठे, ये जानते होंगे कि उससे दिन में मिला जाता है, उससे रात में भी मिला जाता है ना। और कुछ में बिचवनिया भी काम करते हैं क्या, कि सीधे नहीं मिलेंगे लेकिन संजय द्विवेदी के थ्रू बात हो जाएगी। हमारा प्रणाम कहना भैया से, और भैया से कहना कोई दिक्कत हो तो हमको संजय जी से कहना बात। ये भी है, ताकत आपकी है, उस ताकत की पवित्रता को बनाकर रखिए। ये अद्भुत दौर है दोस्त, अद्भुत दौर। किताबें पीछे छूट गई, बड़े चैनल पीछे छूट गए। पहले लोग कहते थे नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, अडानी अंबानी तो है नहीं कि चैनल शुरू कर रहे हैं, घास खो देंगे, इसलिए नौकरी में बने रहो। अब नहीं, जो नौकरी में बंद रहते हुए कभी नहीं जाने गए इस देश में, वो नौकरी छोड़ने के बाद जाने जा रहे हैं। वो 20 नाम लेंगे। जो नौकरी में रहते हुए कभी अपने मोहल्ले में नहीं जाने गए, वो देश में जाने जा रहे हैं। ये बदलाव है इस समय का। ब्रजेश जी, सरकारी सवाल और उसके आगे वही कि भूमंडलीकरण के बाद का भारत तो आपने बहुत देखा, अभी तक आप उस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन अब ये जो छात्र बैठे हुए हैं, अब से बाद का भारत, और जो ब्रह्मास्त्र की बात सर कर रहे थे, वो क्या ब्रह्मास्त्र, वो क्या चीजें हैं जिसका इस्तेमाल अब आने वाले समय में हो सकता है जो इनके भविष्य के लिए अच्छा हो? मैं हमेशा आप लोगों से कहूंगा कि आप रियलिस्टिक रहिए। ये दौर जो है आपको बड़े बड़े सपने दिखा सकता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना यह सिर्फ और सिर्फ आपके हार्डवर्क से हो सकता है, रियलिस्टिक होने से हो सकता है। जब मैंने अभी से थोड़ी देर पहले कहा कि इंफॉर्मेशन की जो कमोडिटाइजेशन जो है, जिसमें कि ब्रांड नहीं है वो कमोडिटी हो चुकी है, डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है, उसमें ये भी सत्य है कि जो मीडिया है, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई इसको मेनस्ट्रीम मीडिया कहा जाए नहीं कहा जाए, उस डिबेट से आगे निकल कर मैं जाके कहूँगा कि शायद आप अपनी रिलेवेंस भी खो रहे हैं, खासतौर पे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो स्ट्रक्चर्ड है। और मुझे लगता है इसके पीछे जो एक कारण सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो ये है कि हम अपने बेसिक्स से फिसल गए। बेसिक्स क्या था? बेसिक्स ये था कि आप इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करेंगे। आप ध्यान से इस बात को सुने, हमें अगर रिप्लेस किया गया, क्यों रिप्लेस किया गया? अगर आज की तारीख में अगर हितेश वाजपेयी जी कोई ट्वीट करते हैं और उसी ट्वीट को जो सो कोट करके अगर मध्य प्रदेश का कोई टीवी चैनल या अखबार अगले दिन खबर बना रहा है, आप तय मानिए आप रिलेवेंट नहीं है। जो चीज आपकी ओरिजिनलिटी थी वो आप खत्म कर चुके हैं। अगर आप माध्यम नहीं है आज की तारीख में, आप किसी और की चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तय मानिए आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, यह नंगी सच्चाई है। वो दौर जो रोमानी दौर जिसकी हम लोग बात करते थे कि आज से 20 साल 25 साल पहले क्या लोग हमें पूछते थे, क्योंकि तब आप उस इंटरमीडिएटरी के रोल में थे। आज आप उस रोल में नहीं है, इसीलिए आपको कोई पूछता नहीं। जहां तक सवाल है
इस धंधे की बहुत लोगों को परेशानी होती है। सवाल यह है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने कितने नए टीवी चैनल लॉन्च होते हुए देखे, कितने नए अखबार लॉन्च होते हुए देखे। जो हमारा इकोनॉमिक्स है आज की तारीख में, मीडिया का इकोनॉमिक्स, वो पैरासाइट इकोनॉमिक्स है। अगर जो है पूरी इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो कोई आपके पास विज्ञापन देने के लिए आएगा। पूरी इंडस्ट्री पर पहले संकट के बादल आएंगे, सबसे पहले वो चीज बंद कर दी जाएगी। इसलिए देश के ज्यादातर समाचार संगठन आज की तारीख में घाटे में चल रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। बी रियलिस्टिक। दूसरा, आपकी अपनी तैयारी ये कि जब आप ऐसे किसी भी संस्थान से जब आप बाहर निकलें, हमारे जैसे लोग जो आज की तारीख में रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से मेटा के सिस्टम से कमाइए, आप यूट्यूबर बन जाइए, मुझे कोई उसमें तकलीफ नहीं है आप। लेकिन अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, मैं 3 चीजें हमेशा चाहता हूं कि आप जिस भी भाषा की पत्रकारिता कर रहे हो, और इंडिया में भाषाई पत्रकारिता जो है वो अपने पीक पर है। जो इलिटिसिज्म है वो खत्म हो चुका है, हाइपर लोकल कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या वह भाषा आती है क्या? चाहे हिंदी हो, बांग्ला हो, मराठी हो, गुजराती हो। अब आप कहेंगे कि भाई स्लैंग भी चलते हैं, चलाइए आप जो एज ए इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर आप जो चलाना वो चला लीजिए, लेकिन कुछ भाषा की मर्यादा हम लोग आज भी फॉलो करते हैं, क्योंकि शायद एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हम ओढ़ के रखते हैं। दूसरा यह है कि इस एआई मोड के दौर में, जहां पर कि आप भी तमाम सर्च एआई मोड में कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए एआई मोड की तकलीफ ये है कि जो 4 चीजें जो है गूगल के, या जो मैं कह रहा हूं कि व्यापक इंटरनेट के इकोसिस्टम में है, उसके आधार पर वो आपको जानकारी परोस दी जाती है, वो 16 आने सच हो ये जरूरी नहीं। तो आप उस एआई मोड से बाहर निकलिए, जो एक अन्वेषण का जो प्रति रहिए, एक रिसर्चर माइंडसेट रहिए, उसको फॉलो करिए, आप पढ़िए। नॉलेज बेस, अगर आप मान लीजिए जो है जिस भी राज्य में जा रहे हैं, अगर आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं, आप कितने भी बड़े संस्थान से आ रहे हो, आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हमेशा 3 क्वालिफिकेशन कहता हूं। आप अपना परिचय आप अपनी भाषा में 250 शब्दों में ढंग से लिख दें, आप अपने राज्य के राज्यपाल का नाम बता दें, अपने जिले का कलेक्टर का नाम बता दें, और अगर आप जो है 2 साल या 3 साल अगर इस यूनिवर्सिटी में निकाल कर बाहर निकले हैं, आप जो है हमारे सिस्टम में बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, न कि जो है आप वो जो टिपिकल जो QRT जो है उसके जरिए टाइप करके परोस दें, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। आपको ढंग से टेक्नोलॉजी के साथ एडेप्टेशन, ये 3 चीजें अगर आप करते हैं, तो अगर आप ऑर्गेनाइज सिस्टम में आ रहे हैं, आपके लिए आज भी गुंजाइश है। आप इसके बाहर जाकर जो भी करना चाहते हैं वो मार्केट फोर्सेस तय करेंगे। एक खतरा मैं और आपको बता देता हूं, डिस्कवरेबिलिटी। आपका जो कंटेंट है वो डिस्कवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये कोई आसान चीज नहीं है। जो बड़ी बड़ी ये टेक कंपनीज, ये भ्रम है कि हम लोग पैसे कमाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में कोई भी मेनस्ट्रीम बड़ा प्लेटफॉर्म कोई बड़ी कमाई नहीं कर रहा है। नगमा जी बैठी हैं, बता सकती हैं। कमाई जो है वह नहीं है। ज्यादातर टीवी चैनल, ज्यादातर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट आप देख लें घाटे में है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई आज कुछ ही लोग चला सकते हैं, क्योंकि मीडिया ने अपनी बेसिक इकोनॉमिक्स खो दी है। आप एनवाईटी का नाम लेके थे, एनवाईटी के लिए आप पैसे पे करते हैं। हमारे देश का स्वभाव यह है कि हम 400 रुपए का सिनेमा का टिकट तो देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन हम 10 पैसे किसी चैनल के लिए नहीं करते, 2 रुपए हम किसी अखबार को खरीदने से परहेज करते हैं। और सरकारें तो जो कि एक समय आपको फंड करती थी और इसीलिए उनका प्रभाव रखता था, उन्होंने आपकी जरूरत को खत्म कर दिया, वह आज सीधे संवाद कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दौर में आप अपनी इन बुनियादी तैयारियों को करके आइए। अगर आप स्वतंत्र तौर पे करना चाहते हैं, मार्केट फोर्सेज आपको डिसाइड करेंगे, वहां पे मार्केट फोर्सेज है, आजादी नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखिए। मेटा का जो इकोसिस्टम है, जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो ये तय करेंगे कि आपके कंटेंट को डिस्कवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके पीछे भी सिस्टम। आप जो है सो आपके पास 10 लाख की लाइक पड़ी हुई है, सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, वन फाइन मॉर्निंग एक स्ट्राइक आएगी, आप फिनिश हो जाएंगे, सुनने पे पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर अपना पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, वन फाइन मॉर्निंग गायब हो गए, क्योंकि पता चला कि फेसबुक ने, मेटा ने न्यूज को प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया। तो ये सारी चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी तैयारी आगे करके चलेंगे, मेहनत करेंगे, आप सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अन्यथा कोई सर्टिफिकेट आपकी मदद नहीं कर सकता। यह खतरा जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद। सर ने जो बात बोली नगमा जी, मैं उसी को बात को मैं आपसे, क्योंकि अभी जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, सवाल का जवाब दो पहले नगमा जी। हाँ, आप उसी बात
बात को शायद आगे बढ़ाते तो जो आपने कहा और ब्रजेश जी ने जो कहा, कई बातें कही सब लोगों ने, और मैं उसमें से बहुत सारी चीज़ों से सहमत हूँ जो ब्रजेश कह रहे हैं। हम लोगों ने एक हमारा अनुभव रहा है, टीवी को हमने बड़े करीब से देखा है, और जो उन्होंने कहा कि जो आपने सबसे पहले एक बात कही ना कि पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस है, और मैं जामिया में मास कॉम के स्टूडेंट्स को पिछले दिनों एक सेमेस्टर उनके लिए क्लासेस ले रही थी, और मैं हमेशा उन स्टूडेंट्स को यही कहती रही कि पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई चैट जीपीटी जो है वो आपकी वैसी मदद नहीं कर सकता, उसमें तभी मदद हो सकती है जब आपकी जानकारी है, जो आप सवाल पूछेंगे उस हिसाब से जवाब मिलता है। अगर आप उसको सच मान के आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो उसके भरोसे मत रहिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बस मिल जाती है, उसी को जान लेते हैं कि बस यही सच है, ये नहीं है। तो पढ़ना जो है वो जरूरी है। हताश मत होइए, माहौल ऐसा बुरा भी नहीं है कि आपके लिए क्या निराशा का माहौल है, नहीं, लेकिन बहुत ही विकल्प बहुत है। आपने कहा कि आकाश जितनी संभावनाएं हैं, बिल्कुल हैं। वो खतरा जरूर बना हुआ है कि एक अथाह समंदर है जो एल्गोरिदम है ना उस समंदर में, लेकिन आप कहाँ खो जाएंगे वो आप नहीं बता सकते। वो एल्गोरिदम का खेल है कि आपको लोग देखेंगे या नहीं, सुनेंगे या नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अभी भी रहेगा, तो जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए भी संभावनाएं हैं, नई टीवी चैनल्स। लेकिन एक ग्लोबलाइजेशन के बाद से और अभी पूरा ये एक दौर भी है ना जहां पर कंपटीशन बहुत है, तो बहुत सारे टीवी चैनल्स खुले, 24 आवर टीवी चैनल्स, अखबार, तो उनमें आपके पास गुंजाइश भी बहुत है। और चूंकि कंपटीशन है तो उस कंपटीशन से ये खतरा भी होता है कि तेज बनने का। तो सबसे तेज, सबकी अपनी टैगलाइन है, सबसे तेज है या सबसे विश्वसनीय है, क्या है, उस तेजी में विश्वसनीयता खो ना जाए, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक वो दौर भी मैंने देखा है जहां एक भी गलती होती थी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते थे और टिकर्स चलता था। अब वो दौर भी है जब गलतियां होती रहती हैं, उसके लिए कोई माफी नहीं मांगता है, जो चला वो चला। तमाम तरह के संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है। पहले तो ध्यान उच्चारण पे भी होता था, वॉइस ओवर्स कौन करेंगे इस पे भी होता था, कौन कैसे बात कर रहा है, लेकिन ये सब चीजें बहुत महत्व नहीं रखती है। मैं उसकी कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। भाषा की बात है वो मैं भी मानती हूँ, हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ, बच्चों को, कि अगर आपकी भाषा अच्छी है वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, चाहे आपकी मातृभाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, लेकिन किसी एक भाषा पर तो आपका एक कंट्रोल होना चाहिए कि आप अच्छी भाषा में बात कर सके। और अगर आप करते हैं तो आप दूसरे लोगों से अलग बनते हैं, क्योंकि भाषा बहुत कम लोगों के पास है, और वो स्टैग्स और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भाषा हमेशा चल जाए ये नहीं है। उसमें मैंने एक चीज और देखी है कि बहुत तेजी से आपका उभार तो होता है, आपके फौरन लाइक्स आ जाएंगे और हो सकता है लाखों मिलियंस आपके फॉलोअर्स बन जाएं, लेकिन जो ब्रजेश जी ने कहा कि एक दिन अचानक से वो कब खो जाएगा वो भी आपको नहीं पता है। जो बहुत तेजी से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन उसी तो तेजी से नीचे आना भी, उसकी भी गुंजाइश है। बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आप एक जगह पे पहुंच के और वहां पे बने रहें। मुझे तो लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और उपलब्धि होती है कि अगर आप जगह पर पहुंचते हैं और वहां उस विश्वसनीयता को बना के रखते हैं और उस जगह पे बने रहते हैं, भले ही वो टॉप ना हो, लेकिन वो है। तो गुंजाइश बहुत है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप आएंगे तो ये सब चीजें तो हैं कि वहां पर जो कंट्रोल है वो कमर्शियल बिग बिजनेस हाउसेस का है, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैं भी ये मानती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इस समय किसी तरह की क्रांति लाने के लिए मीडिया में, या पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने साल 2000 के करीब में मैं मीडिया में आई और वहां से सफर की शुरुआत हुई, तो वो भी दौर में मुझे कोई ऐसा भ्रम नहीं था कि मैं किसी बदलाव के लिए आ रही हूँ। मैंने प्रोफेशनलिज्म की आपके शुरू में बात की थी, एक प्रोफेशन के तौर पे ही मैंने इसे देखा था। लेकिन हाँ, वहां पर जो आपका व्यक्तित्व है कि आप सच दिखाएंगे, आप तमाम तरह के लोगों से बात करेंगे, आप तमाम पक्ष रखेंगे, वो जो था वो पत्रकारिता का मूल रहा। अब यहाँ पर मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, लोग खुद ब खुद उस मूल को भूल गए हैं। ब्रजेश जी ने भी ये कहा ना कि हमने अपनी बेसिक्स को छोड़ दिया है। कहानियां कैसे कहते हैं, पहले हमारी कहानियां, रिपोर्ट्स चलती नहीं थी अगर हम 2 पक्ष 3 पक्ष से बात ना करें टीवी रिपोर्टिंग के लिए। पर अब मैं देखती हूँ कि कुछ भी आ जाता है और चल जाता है, उसमें दूसरा पक्ष जो है वो आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं? लोग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों की बात नहीं कह रहे। इसी के लिए लोग जो है वो इन्फ्लुएंसर्स, छोटे यूट्यूबर्स, जो हमने भी कहा कि जो आप जिस जगह रहते हैं आपके हित की जो बात करेगा, आप वहां पे तो जाएंगे ना। आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, बड़े मीडिया हाउसेस आपकी बात सुन ही नहीं रहे, दिखा ही नहीं रहे हैं,
वहां एक चिल्ला चिली मची हुई है, वहां फजूल की बातों पर बहस हो रही है। आपके गली मोहल्ले, आपकी समस्याएं लोगों की क्या है, उसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज एक हम लोग पहले कहा करते थे टीवी में, अब वो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज किसी बस्ते में चली गई हैं, कोई नहीं करता है। चलेगा नहीं चलेगा बस ये देखा जाता है। ज्यादातर शोज में पूरी